हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन और आज हम प्रोबेबिलिटी के आईएमपी क्वेश्चंस लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो टर्म टू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और यही पॉसिबिलिटीज़ को लेकर हम आज पॉसिबिलिटी वाला ही चैप्टर लगाएंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप जानते ही 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिलहाल जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में तो वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हुआ चलूँगा। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और क्वेश्चन पेपर आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर भी लिख रखे हैं, तो बोर्ड पर लिखे हुए मिलेंगे, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके जी ड्राइव का लिंक डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से ओपन करके, और वहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता हुआ मिलूंगा मैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। लेकिन बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को आप अपने ग्रुप में, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक इंस्टा पर अपने बायो पे लगाइए और आप फेसबुक पर शेयर करिए वीडियोज़ को। तो उससे क्या होगा ना, विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप समझदार हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है? एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय एंड गर्ल। तो जनरली क्या होता है, या तो लड़का होता है या फिर क्या होती है, लड़की होती है। लेकिन वो ऊपर वाले की मर्जी है, कभी कभी रेयर केस में तीसरा जेंडर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर उसकी बात नहीं की गई है। इक्वली लाइकली का मतलब या तो लड़का होगा या फिर क्या होगी, लड़की होगी अगर बॉर्न चाइल्ड है। क्लियर? उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि कोई तीसरी चीज़ पैदा होगी। अब देखिए, इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्लियर? ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होती है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आपसे नहीं निकलने वाला है। तो लैंग्वेज को समझिए। किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बराबर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपने सुना होगा कुछ ना कुछ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट ए की जिसमें बी ऑलरेडी अकर, मतलब बी पहले ही इवेंट हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? है ना? उल्टा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए। इस केस में ए इवेंट पहले ही हो चुका होगा। क्लियर? उसके बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे कौन है? पी ऑफ ए। तो ये फार्मूलाज तुम्हें याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, नो इशू, आप ये फार्मूलाज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल। तो ए क्या है यहाँ पर, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ आर गर्ल, बोथ आर गर्ल, दोनों लड़की, दोनों बच्चे क्या होना चाहिए? बेबी गर्ल होना चाहिए। क्लियर? और गिवन दैट, फर्स्ट पार्ट में गिवन दैट मतलब जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, वो बी क्या है? बी है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल। ओके, देखिए यही ब्यूटी है इन क्वेश्चंस की। उन्होंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया कि यंगेस्ट क्या होना चाहिए, गर्ल। मतलब यहाँ पर ये बात भी है सैंपल स्पेस के अंदर कि पहले लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है। तो देखिए, यंगेस्ट वो होगा जो बाद में पैदा होगा, अगर जो पहले पैदा होगा तो वो बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना, वो एल्डर हो जाएगा। और यंगेस्ट कौन सा होगा? जो बाद में पैदा होगा। क्लियर? आप जैसे 2 भाई हो तो आपका बड़े भाई क्या है, पहले वो पैदा हुआ होगा ना, या आप पैदा हुए होंगे पहले? हाँ, तो वो पैदा हुआ होगा तो वो क्या होगा? एल्डर होगा। और आप बाद में पैदा हुए तो आप यंगेस्ट हैं। क्या सर, इतना डीप में समझाओगे क्या? हाँ बिल्कुल समझाना पड़ता है। देखिए, अगर आप ये कंडीशन ना लें जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है, तो पहले सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? सैंपल स्पेस बन सकता है कि या तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकती है, और पहली गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं? गर्ल। यही तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। 2 बच्चे होने की यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्लियर? अब इसके अंदर देखिए, मैं इसको समझाने का तरीका बताता हूँ। ये पूरा तुम्हारा सैंपल स्पेस है, बराबर। अब इसके अंदर एक इवेंट है बी जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है, वो कौन है? द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो बताइए बी का सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? इसी में से तो बनेगा,
सैंपल स्पेस में से एस क्या है, सैंपल स्पेस। ध्यान से सुनिए, तो इसमें से अपने को क्या करना है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब जो बाद में गर्ल होगी वो वाले हमें एलिमेंट लेना है। तो बाद में गर्ल कौन है, बी जी और जी जी, ये तो होंगे। इन दोनों केस में गर्ल क्या है, यंगेस्ट है। यहाँ पर गर्ल क्या है, एल्डर है, तो ये वाला नहीं लिया। इसमें तो गर्ल है ही नहीं, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। तो ये ऑलरेडी अकर हो चुका है, बराबर। अब इसमें से हमें वो पार्ट उठाना है कि बोथ आर क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। बोथ आर क्या होना चाहिए, गर्ल। तो ए कौन है, जी जी, ए कौन है, जी जी, बराबर। तो जो दूसरा वाला इवेंट है ए, उसमें दोनों क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। और वो गर्ल जो ऑलरेडी अकर हो चुका है वहाँ से आना चाहिए। तो दिस पार्ट इज़ नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो कौन है, जी जी। इंटरसेक्शन जानते ही हैं आप, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, जी जी के बराबर। क्लियर। लेकिन फॉर्मूले के अंदर कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जरा सोचिए, ये सारे एलिमेंट्स फॉर्म में हैं सेट, इनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा तरीका, आप जरा सोचिए, बॉय गर्ल में किसी बॉय को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। और फिर दूसरे को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। हरी बात समझ में, मतलब एक बेबी जो बॉर्न हो रहा है वो तुम्हारा हो ही गया, दूसरा बेबी जो बॉर्न होगा वो पहले पर डिपेंड नहीं करेगा कि अगर पहला बॉय हो गया है तो दूसरा भी बॉय होगा। अरे कुछ भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो गई, 1/4 के। इस पर फोकस करिए आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगर एक बॉय पैदा होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दूसरा बेबी जो होगा 1 साल के बाद या जब भी होगा, तो वो पहले वाले बॉय पर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई पहला बॉय हो गया तो दूसरा भी बॉय होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट वाले केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। तो आप देखेंगे कि सभी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 सबको ऐड करेंगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। कहने का मतलब हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए, गर्ल गर्ल हैं तो एक गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, और दूसरे की 1/2। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा कितना लिख दें, 1/4। 1/2 कितना हो गया, 1/4, ठीक है, वेरी गुड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो बी में कितने एलिमेंट है, 2 हैं, तो कितना हो गया, 2/4। कितना हो गया, 2/4। एक एलिमेंट की 1/4 है, तो 2 एलिमेंट की कितनी हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, 1/4, और ये कितना है, 2/4। आप सिंप्लीफाई ना करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, आंसर रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं कैलकुलेशन की वजह से। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। क्लियर, मन में लड्डू फूटा, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है, वेरी गुड। आप चैनल को लाइक करते जाइए, बराबर, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, कम से कम एक क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, बराबर। ये ऑलरेडी गिवन है अपने को। तो देखिए ये हटा देता हूँ मैं, यंगेस्ट इज़ अ गर्ल। अब अपने को क्या दिया है, एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल। अब अपने को वो वाली कंडीशन लेनी है जिसमें कम से कम एक गर्ल होना चाहिए। तो देखो इसमें तो गर्ल है नहीं, तो कौन आ गया, बी जी, और जी बी है ना, और कौन, जी जी। इसमें तीनों आ जाएंगे आपके। इसमें यंगेस्ट और एल्डर का कोई फ़र्क नहीं है, सीधा कम से कम एक लड़की होना चाहिए। तो कम से कम एक होगी तब भी लिया जाएगा, 2 होंगे तब भी लिया जाएगा। क्लियर। और अपने पास एक होने, बोथ आर गर्ल, इसी की तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो गर्ल तो यही रहेगा। अब इसमें इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, बोथ आर गर्ल। अब इसमें इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, इसमें इंटरसेक्शन पार्ट यही है, कौन, जी जी, बराबर। अब देखिए ज़रा, अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की तो यही आ जाएगी 1/4, क्योंकि एक एलिमेंट ये 1/4 है, एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, ये पूरा एक एलिमेंट है। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, तो कितना हो गया, 3/4। देखिए कितना ईजी हो गया, 1/4 1/4 1/4, तो कितना हो गया, 3/4। अब यहाँ पर
वैल्यूज़ चेंज कर दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 और ये कितना है 3/4। 4 से 4 कैंसिल, किसके बराबर आ गया 1/3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं सीक्वेंस में नहीं करा रहा क्योंकि जिस टॉपिक के जो क्वेश्चन है पहले उनको लगाएंगे, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिलती रहेगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, और इवन आप एनसीईआरटी को भी इसी सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पेपर डाउनलोड कर लें वहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इसके। तो देखिए इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए कितना है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बी कितना है 5/11 बराबर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 7/11। तो पहला पार्ट अपने को क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ज़रा सोचिए, इस क्वेश्चन में कोई सैंपल स्पेस रहा होगा, पहली इवेंट इसके हिसाब से मान लो ए रही होगी और दूसरी इवेंट कौन रही होगी बी, तब उसमें अपने को ए इंटरसेक्शन बी भी पता होना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम है, वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है इंटरसेक्शन बी। लेकिन इन दोनों की यूनियन का प्रोबेबिलिटी अपने को क्या करना है, दे रखा है। यूनियन का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 7। यूनियन क्या होता है ए यूनियन बी, दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए बराबर, और इंटरसेक्शन का फाइंड करना है। तो बताइए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, किसके हो रहा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ दीजिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को जोड़ दीजिए। जब ए और बी को जोड़ूंगा तो ये पार्ट 2 बार आ रहा है। देखिए एक बार जोड़ा तो एक बार आ गया, इधर से जोड़ा तो दूसरी बार आ गया, है ना, तो ये 2 बार ऐड हो रहा है। तो एक बार ये इंटरसेक्शन पार्ट आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, बताइए ए यूनियन बी कितना है 7/11, ए कितना है 6/11, बी कितना है 5/11, और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो देखिए माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 6, 5, 11/11 माइनस 7/11। इसको सॉल्व कर लिए, 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 4/11। तो पहले का आंसर कितना आ गया 4/11, है ना। देखिए कितना सिंपल है। अब अपने को सेकंड पार्ट बताना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। कैसे पढ़ा जाता है, पहले वाले को पढ़ा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट दैट इज ए अंडर द कंडीशन बी इज ऑलरेडी अकर, मतलब बी पहले ही क्या हो चुका, मतलब इवेंट हो चुके हैं। क्लियर। तो कैसे निकालते हैं इसको, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है ए और बी का, ये दोनों सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं, और जो हो चुका है उसको किधर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इंटरसेक्शन आ चुका है तुम्हारे पास कितना 4/11, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 4/5। ठीक है, मज़ा आ रहा है। अरे सर आपने तो बहुत इजी कर दिया प्रोबेबिलिटी को। इजी ही है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज पे कमांड करिए। बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए। अब इस केस पे बी ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी ए ऑलरेडी हो चुका है, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिख सकता हूँ, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों वैल्यू क्या रहती है सेम। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है 4/11, और पी ऑफ ए कितना है 6/11। कट गया तो कितना आ गया 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन भी नोट करिए, ये हटा देता हूँ मैं 13। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। किसी डाई को 3 बार फेंका गया है, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। इवेंट्स
ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पर कोई देखिए, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस के बारे में सोचा करें, क्योंकि सैंपल स्पेस किसी भी इवेंट का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा होता है तो बना लीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस सैंपल स्पेस में से एक और सैंपल स्पेस आएगा जो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है वो वाली इवेंट का। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर देखो दो केस हैं। क्या? एक इवेंट क्या है कि 4 ऑन द, अच्छा इसमें लिखा है कि डिफाइंड है 4 ऑन द थर्ड थ्रो। 4 कौन से थ्रो पे आना चाहिए? 4 नंबर जो है थर्ड थ्रो पे आना चाहिए। अरे बस में तीसरे थ्रो पर आना चाहिए। क्लियर? और 3 बार ही आप डाई को क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, बी क्या है? 6 ऑन द फर्स्ट, पहले वाले पे 6 आना चाहिए, 5 ऑन द सेकंड, और 5 जो है सेकंड वाले पे आना चाहिए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी अकर। अच्छा, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है और बी ऑलरेडी अकर, तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। अब बात आ गई पूरी लैंग्वेज की, तो ज़रा सोचिए, सैंपल स्पेस अगर आप 3 डाई को थ्रो करेंगे तो ज़रा सोचिए 1 1 1 1 1 2 इस तरह के तो बहुत सारे आ सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से आप टोटल इवेंट्स आउटकम्स बता सकते हैं। टोटल आउटकम्स इसके कैसे? पहले थ्रो को डाई करने के कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 1/6। अच्छा, सैंपल स्पेस की बात चल रहा है, तो पहले में कितने हो गए? 6, दूसरे में 6, फिर उसमें 6, तो 6 6 6 6 36 और 2 1 6। टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 216 आ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है, पहला थ्रो आप कर रहे हैं तो दूसरा थ्रो पहले वाले पर डिपेंड नहीं करता है कि उस पर 2 आया है तो इस पर भी क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वह मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है आपका। ठीक है, इंडिपेंडेंट वाला। तो 6 × 6 पहले थ्रो जब आप करेंगे तो कितने नंबर आने की पॉसिबिलिटी है? 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 से कोई भी आ सकता है, तो कितना हो गया? 6 आउटकम्स, फिर इंटू 6 आउटकम्स, फिर इंटू कितने? 6, तो कितने हो गए? 216 आउटकम्स। तो ये तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि टोटल 216 आउटकम्स आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ए क्या है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो। 4 कौन से उस पर आना चाहिए? थर्ड थ्रो पे। तो थर्ड थ्रो पे 4 आने के क्या चांसेस हैं? 1 1 4 हो सकता है ना? और 1 को फिक्स रखिए, इस वाले को चेंज करिए, 1 2 4 हो सकता है, और 1 3 4 हो सकता है। क्या हो रहा है? 1 को फिक्स रख रहा हूँ, सेकंड वाले को क्या करा रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ, और 4 थर्ड पे क्या रहना है? फिक्स रहना है। और कितना हो गया? 1 4 4 और 1 4 5 1 5 4, थर्ड पे तो 4 रहना ही रहना है, और फिर 1 6 4, यही तो होगा। तो 1 के साथ तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 2 के साथ क्या हो सकती है? 2 1 4 हो सकती है नहीं, और 2 2 4, 2 3 4, और 2 4 4, और 2 5 4, और 2 6 4। कुछ समझ में आ रहा है? 4 ऑन द थर्ड थ्रो, ये तो फिक्स रखना है। थर्ड थ्रो पे आप 4 क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। आप बाकी इन 2 को चेंज करते जाइए। बराबर? इन 2 को कैसे चेंज कर रहे हैं? ऐसे ऐसे में सेकंड वाले को चेंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे में फर्स्ट वाले थ्रो को चेंज कर रहे हैं। 1 हो गया, फिर 2 के लिए आ गया। अब किसके लिए? 3 के लिए। तो कितना आ जाएगा? 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4। ये क्या कर दिया मैंने? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बिल्कुल सही है। फिर 3 5 4, और फिर 3 6 4। बराबर? उसके बाद 4 1 4 है ना, फिर 4 2 4, 4 3 4, और 4 4 4 है ना, और फिर 4 5 4, और 4 6 4। उसके बाद 5 1 4, 5 2 4, और 5 3 4, और 5 4 4, और 5 5 4, और 5 6 4। ये तो हो सकता है। फिर लास्ट वाला 6 1 4, 6 2 4, और 6 3 4, और 6 4 4, और 6 5 4, और 6 6 4। देखिए, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा दिया क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर पूरा सैंपल सेट क्या होगा। तो टोटल 6 6 36 होंगे जो इवेंट आपको दे रखी है ए, क्या कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, और अपने को बताना क्या है? ए की ही प्रोबेबिलिटी बतानी है, और बी ऑलरेडी अकर, तो बी क्या हो चुका है उस पर ध्यान दीजिए। बी इवेंट क्या होगा? ठीक है। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं ये पूरा ना लिखता, एक
आधा बहुत लिखकर और डेड डेज करके लास्ट का ये मैं लिख देता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पहले कॉन्फिडेंट होइए कि यहाँ पर कि कैसे सैंपल सेट बन रहा है किसका, ए का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 देखिए सभी लास्ट में आ रहा है, बाकी सेकंड वाला एलिमेंट इस रो में चेंज करिए और फर्स्ट वाला कॉलम के हिसाब से चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड, तो देखिए पहले वाले पर 6 बी के क्या सेट होंगे, उधर से मैंने लिखा नहीं, इधर है लिखा हुआ पहले, तो 6 पहले पर और 5 दूसरे पर, है ना। तो या तो बन सकता है 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4 और 6 5 5 और 6 6 6, यही तो बन सकता है। सॉरी 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5, है ना। पहले पर 6 और दूसरे पर 5, तीसरे पर 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब जरा सोचिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा खुद सोचिए इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो कौन है, ये पूरा सैंपल स्पेस एस था, बी ऑलरेडी अकर है, तो इसके अंदर केवल 1 2 3 4 5 6 ही तो हैं। अब इसमें से हमें सिर्फ क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालना है, ए में से बी में से ए का इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालना है। तो जाहिर सी बात है ये वो सारे एलिमेंट हैं जिसके लास्ट में 4 है, और जिसके लास्ट में 4 है वो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, कौन, 6 5 4। तो हमारे पास कौन सा वाला आएगा, 6 5 4, बाकी एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 लिखने के बाद लास्ट का लिख देंगे और समझ जाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में वही कॉमन आएगा जिसके लास्ट में 4 होगा। तो जिसके लास्ट में 4 यहाँ पर एक ही है और वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा, कौन, 6 5 4, क्लियर। चलिए वेरी गुड। अब बताइए ज़रा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये पूरा एक एलिमेंट है, बराबर। तो देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाइस में एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। दूसरे केस में भी कितनी होती है, 1/6। तीसरे केस में भी कितनी होती है, 1/6। तो 1 अपॉन कितना हो गया, 2/6। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप एलिमेंट की इवेंट निकाल लीजिए, एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 3 थ्रो में कितनी होती है, 1/216। अब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/216। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे जो ऑलरेडी अकर हो चुका है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/216 फॉर्मूले में लगा दीजिए। बताइए इंटरसेक्टिंग पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/216, और बी जो ऑलरेडी अकर हो चुका है कितना है, 6/216। 216 से 216 कैंसिल, कितना आ गया, 1/6। ये प्रोबेबिलिटी हो गई, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लगाते हैं 1 बाई 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये उन मेथड से भी हो सकता है जो मेथड डिलीट हैं, और उस मेथड से भी हो सकता है जो मेथड डिलीट नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आ सकता है। आपको जो मेथड मालूम है आप उससे इसको क्या करेंगे, सॉल्व। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या है, डिलीट है, लेकिन ये क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम से भी हो सकता है, और बाकी का अपना जो अपनों ने पढ़ रखा है उन थ्योरम से भी क्या हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है। जैसे आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट वाले केस से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर क्या है कि ए एंड बी थ्रो अ डाई। दो बंदे हैं, कोई ए और बी, वो डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक। पहले कोई भी ए फेंका फॉर एग्जांपल, तो अगला कौन फेंकेगा, बी, फिर अगला कौन फेंकेगा, ए, फिर अगला कौन फेंकेगा, बी। तो ये तब तक फेंकेंगे जब तक कि क्या ना आ जाए, 6 ना आ जाए, और जैसे ही 6 आएगा तो वो बंदा क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। कोई गेम है, ठीक है, 6 आते ही वो गेम क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो बताना है कि फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है, मतलब दोनों की अलग अलग। कब, ऑफ विनिंग इफ़ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, अगर ए पहले स्टार्ट करे तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्लियर। और बी स्टार्ट करेगा तब भी बताइए, ऐसा भी अगर नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं कि अगर बी स्टार्ट करेगा तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन समझ में आया। कोई दो बंदे हैं, एक बंदा डाई फेंक रहा है तो फिर दूसरा फेंकेगा, फिर तीसरा फेंकेगा, फिर चौथा फेंकेगा, लेकिन फेंकेगा तभी तक जब तक 6 नहीं आएगा। जैसे ही 6 आएगा बंदा क्या हो जाएगा, गेम जीत जाएगा। तो अपने ऊपर लेके देखिए ना, आप हैं और आपके साथ कोई दूसरा आपका फ्रेंड है, तो देखिए अगर ए स्टार्ट करता है,
इफ़ ए स्टार्ट्स गेम, इफ़ ए स्टार्ट फर्स्ट लिख लो। अगर ए पहले स्टार्ट करता है तो देखिए, अगर पहला ए स्टार्ट करेगा तो दूसरा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो ये ऐसे तो चलता रहेगा, है ना। लेकिन ये चीज़ अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि ये कब रुक सकता है। जैसे ही 6 आएगा तभी क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो ज़रा सोचिए, जब आप कोई डाइस फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी वो सक्सेस मान लो, है ना। 6 पर क्या हो रहा है, गेम जीत रहे हैं, तो वो सक्सेस का मान लो। तो 6 एक ही एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6। डायरेक्ट लिखिए, इतना तो आता ही है कि हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है ना। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो 6/6 1 के बराबर हो जाता है, नहीं। हाँ, और फेलियर मतलब जो 6 नहीं आएगा तो 5 बचे, तो कितना हो जाएगा 5/6, या फिर 1 में से इसे माइनस कर दो, 1 - 1/6, तो कितना हो गया 5/6। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये फेलियर की है। अब इसने बोला है कि ए ने स्टार्ट किया है, तो देखिए अगर ए ने स्टार्ट किया तो हो सकता है पहली ही बार में 6 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। अब मान लो पहली बार में 6 नहीं आया तो कौन से थ्रो में 6 आएगा। अगर वो जीतने की बात करें, ए के जीतने की, तो पहली बार में अगर वो जीत गया तो पहली थ्रो में काम हो गया उसका। और अगर पहले थ्रो में नहीं जीता तो उसका तीसरे थ्रो में वो क्या कर सकता है, जीत सकता है। और तीसरे में भी नहीं जीता तो फिर 5वें थ्रो में जीत सकता है। 5वें में भी नहीं जीता तो 7वें थ्रो में क्या हो सकता है, जीत सकता है। पहला थ्रो, दूसरा थ्रो, तीसरा थ्रो, चौथा थ्रो, 5वां थ्रो, छठा थ्रो, इस तरीके से लाभ चल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक इनफाइनाइट सीरीज़ बनती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, क्या पता कहाँ जीतेगा कहाँ नहीं जीतेगा। क्लियर। तो इसको निकालने के लिए ए ने पहले क्या किया, स्टार्ट किया है, तो मैंने मान लिया कि विन एट फर्स्ट थ्रो, कि वो पहले थ्रो पर क्या है, जीत गया। विन्स एट फर्स्ट थ्रो, तो पहले थ्रो पर ही अगर वो जीत जाएगा तो पहले थ्रो पर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। कितनी हो गई, 1/6। अब मान लो ए विन्स इन एट कौन से थ्रो पर, थर्ड थ्रो। सेकंड थ्रो तो उसका आएगा ही नहीं ना, सेकंड थ्रो पर कौन आएगा, बी आएगा, तो इसलिए किस उस पर जिताना है इसको, थर्ड थ्रो पे। तो ए विन्स एट थर्ड थ्रो। बहुत ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, तो पहले थ्रो पर ए ने फेंका तो वो फेलियर हो गया, दूसरे थ्रो पर बी ने फेंका वो भी फेलियर हो गया, क्योंकि तुम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, तो बी तो हमेशा फेलियर ही करना है अपने को, ठीक है। तो तीसरे थ्रो पर ए क्या हो सकता है, गेम जीत सकता है, तो वो सक्सेस हो गया। क्लियर। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर एक बंदा थ्रो कर रहा है तो उस थ्रो के बाद दूसरा थ्रो पहले थ्रो पर डिपेंड नहीं करता है। पहले अगर 6 आया डाई में तो दूसरी बार 6 आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तीनों का मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। फेलियर का कितना है 5/6, 5/6 इंटू 1/6। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से लिखेंगे, 5/6 का होल स्क्वायर 1/6। क्लियर। आप देखिए अब तीसरी बार में क्या होगा, ए विंस, तीसरे केस में एट फिफ्थ थ्रो, कौन से थ्रो पे वो जीत सकता है, फिफ्थ पे, क्योंकि चौथा उसका नंबर ही नहीं आएगा। चौथे पे किसका नंबर आएगा, बी का नंबर आएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला ए वाला फेलियर, बी वाला फेलियर, फिर ए वाला फेलियर थर्ड पे, है ना, फिर बी वाला फेलियर, फिर सीधा ए वाला क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। 1 2 3 4 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी एफ पी एफ पी एफ, अब ये मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, यहाँ 1 2 3 4 हैं और फेलियर का कितना है 5/6 है, तो ये इसकी पावर कितना हो जाएगा 4, और सक्सेस का कितना हो गया 1/6। क्लियर, 1 2 3 4 तो 4 हो गया और ये 1/6। अब यार ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, क्या होता रहेगा, अगला चांस इसका जीतने का कब आएगा, 7वें थ्रो पर, अगला चांस कब आएगा 9वें थ्रो पर, तो ऐसे तो ये चलता ही रहेगा। तो ऐसे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी लाने के लिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, है ना, लाने के लिए आप सबको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड। तो पहला कितना था प्रोबेबिलिटी? 1/6। फिर कितना था? 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6। फिर प्लस अगला कितना है? 5/4 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये 11th क्लास में एक टॉपिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके अंदर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना, A2 अपॉन A1, यही तो होता है। तो A2 कितना है? 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 अपॉन 1/6। 1/6 से 1/6 कैंसिल, कॉमन रेशियो किसके बराबर हो गया? 5/6 का होल स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करो तब भी सेम आना चाहिए। 1/6 से 1/6 कैंसिल, और 4 में से 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो 2 बचेंगे। क्लियर? तो एक बात समझ में आई आपको? क्या समझ में आई? कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है? 1/6 और r कितना है? 5/6 का होल स्क्वायर। r कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट से और थर्ड को सेकेंड से क्या करिए? डिवाइड करिए। और इनफाइनाइट सीरीज जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 - r। तो a कितना है? 1/6 और ये कितना है? 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/6 इंटू 6 अपॉन 5। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? 6 अपॉन 5। ए की वैल्यू कितनी है? 1/6। अच्छा, ये 5 2 बार है, कितनी बार है? तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 6 अपॉन 25। ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, बराबर। और अगर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 में से इसे क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। तो 25 इधर आ गया। 25 - 6 कितना हो जाएगा? 19 अपॉन 26। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और कुछ लोग इसको डिलीट पोर्शन के अंदर मान रहे हैं, लेकिन डिलीट नहीं है। आप इसको इंडिपेंडेंट इवेंट के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अ डाई इज़ थ्रोन इफ़ ई इज़ द इवेंट। ई क्या है? डाई फेंका जाता है तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। ई क्या है यहाँ पर? ई आपका ई इज़ अ इवेंट दैट नंबर अपेयरिंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ई के अंदर कौन कौन आएगा? 3 और 6, है ना। और एफ क्या है? 3 के मल्टीपल यही तो हो गए। एफ क्या है? द नंबर अपेयरिंग इज इवन। तो इवन में कौन कौन आएगा? 2 4 6, है ना। और जी क्या है? अच्छा जी नहीं है, जी हटाओ। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। 100% क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आने वाला है कि दो इवेंट को अपने को पहचानना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, अगर डिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ A अपॉन B, या A प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर द कंडीशन ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों इवेंट का एक साथ होना किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ए का क्या हो रहा है? अकरिंग हो रहा है, मतलब बी होने के बाद फिर ए हो रहा है। तो ए किस पर डिपेंड कर रहा है? बी पर। तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो गई। और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी तब यहाँ से बी हटा देंगे, मतलब वो बी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर ये कंडीशन बराबर आ जाए कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो वो कौन सी इवेंट होती हैं? इंडिपेंडेंट। तो आपको अगर नहीं पता था तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। क्लियर? देखिए बताइए पी ऑफ ई कितना होगा? एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो दो की कितनी हो गई? 2/6, तो कितना हो गया? 1/3। 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितने इवेंट है? 3 एलिमेंट से, तो 3/6, तो कितना हो गया? 1/2। ए इंटरसेक्शन एफ कितना है? ए इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है? 6, है ना। तो 6 एक अकेला एलिमेंट है, तो अकेले एलिमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो गई? 1/6। अब अपने को क्या चेक करना है कि ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आना चाहिए? पी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आना चाहिए, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसकी कितनी है 1/3 और 1/2, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/6। वेरीफाई दैट इज ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक 100% तुम्हें एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये भी इंडिपेंडेंट वाला ही केस है, लेकिन इसमें 3 इवेंट्स दे रखा है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या बनता है सैम्पल स्पेस, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। उसके बाद बनता है टी टी एच और टी एच टी और एच टी टी और टी टी टी, बराबर 8 एलिमेंट बनेंगे। अब इसके अंदर ई क्या है, ई है इवेंट 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो तीनों हेड लीजिए या तीनों क्या लीजिए, टेल लीजिए, बराबर ये हो गया। एफ क्या है, एफ इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स आना चाहिए, तो तीनों वाला भी लिया जा सकता है एटलीस्ट में, ये भी लिया जा सकता है 2 वाला, है ना। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होना चाहिए, तो एच टी एच लिया जा सकता है, ये भी लिया सकता है टी एच एच, लेकिन ये नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें एच एक ही है, वहाँ कम से कम 2 की बात कर रहा है, 2 तो होना चाहिए। ठीक है, जी कौन है, जी है एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, मतलब 3 नहीं हो सकते उस केस में, ज़्यादा से ज़्यादा 2, एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच और टी टी एच, ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक होगा तब भी लिया जाएगा, और टी एच टी और एच टी टी, और नहीं होगा तब भी लिया जाएगा टी टी टी, है ना। उन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना करिए, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए उसे, है ना, मतलब नहीं हो रहा है तो उसको ले लेंगे आप। छोड़ने का मतलब वो छोड़ना नहीं है कि इंक्लूड कर लिया जाएगा, एटमोस्ट का मतलब ही यही होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने बताया कि इन पेयर को चेक करिए कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो पहले ई और एफ की बात करते हैं, तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो एक की कितनी होगी 1/8। कैसे, हेड टेल में एक हेड आने की 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो कितना हो गया 1/8। इंडिपेंडेंट इवेंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो एक की 1/8 होगी तो यहाँ कितने 2, तो कितना हो गया 2/8, तो कितना हो गया 1/4। या बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4/8, तो कितना हो गया 1/2, 4 2 8। यहाँ बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ गई। पहले केस में ई एफ है ना, इसको चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ बताइए, ई और एफ, ई और एफ में कॉमन कौन कौन है, एच 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 है, बस एक ही कॉमन है, टी 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 है ही नहीं इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो गया 1/8। तो बताइए ज़रा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चेक करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 1/4 और प्रोबेबिलिटी एफ कितना है 1/2, तो इज इक्वल टू किसके बराबर 1/8। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर हो गया 1/8 आए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देयरफॉर कैसे हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। चलिए सेकंड पेयर क्या है इसका, ई जी, ई जी। चलिए ई जी के बारे में बात करेंगे। तो ई इंटरसेक्शन जी बताइए कौन कौन एलिमेंट है। ई जी में सिर्फ टी 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 आएगा, कौन आएगा टी टी टी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी एक ही एलिमेंट है तो 1/8 बराबर। तो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ जी चेक करिए। पी ऑफ ई कितना है 1/4, पी ऑफ जी कितना है 7/8, तो 7/32। सो देयरफॉर पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, दैट इज डिपेंडेंट। ये कैसे हैं डिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला पेयर क्या है एफ जी।
है ना। एफ जी के बारे में बात करेंगे, तो एफ इंटरसेक्शन जी, बताइए एफ और जी में, एफ और जी में कौन कॉमन है? एफ जी में तो बहुत सारे कॉमन हैं, है ना। एक एच एच टी कॉमन है ना, और एक एच टी एच कॉमन है, और एक टी एच एच है ना। तीनों हेड नहीं आएंगे, बाकी तीनों आ जाएंगे इसके अंदर, ये वाले एलिमेंट, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, 1 2 3 3 एलिमेंट है तो 3/8, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, बताइए एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, ये है ना। और जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/8, तो 7/16 कितना हो गया? 7/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी। तो नॉट इंडिपेंडेंट, क्या नहीं है ये? इंडिपेंडेंट नहीं है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रैंडम वेरिएबल। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल 1 होती है। मतलब जैसे अगर आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, बराबर, तो हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1। तो 1/2 एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका, किसका? हेड का और टेल का। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड ऐसे करना कि उनका सम किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको एक कंडीशन दी गई हुई, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम किससे शो करते हैं? एक्स से शो करते हैं। और एक्स रैंडम वेरिएबल उन नंबर्स को शो करता है, उन रियल नंबर को शो करता है जो दी हुई कंडीशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन अभी कराता हूँ आपको, पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए किसी लॉट के अंदर 10 बल्ब थे और 10 में से 3 क्या थे? डिफेक्टेड थे। 2 बल्ब आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यहाँ से समझिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जो अपने को निकालना है और 2 बल्ब निकालना है अपने को एक साथ, तो ज़रा सोचिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं एक्टिविटी के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से। अगर आप 2 बल्ब निकाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है कि दोनों ही डिफेक्टेड ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ दी है और उसके हिसाब से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या बताना है? डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। और पहले केस में अगर आपने डिफेक्टिव बल्ब निकाले और एक भी डिफेक्टेड नहीं हुआ, तो उसको नंबर 0 दिया जाएगा। 0 का मतलब उसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। तो जो रियल नंबर एसोसिएट होता है रैंडम वेरिएबल से, वो रिप्रेजेंट करता है इस कंडीशन को कि उसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। अगर वही नंबर मैं 1 दे दूँ 0 के सिवा, तो 1 का मतलब है कि एक डिफेक्टेड होगा और एक जो है डिफेक्टेड नहीं होगा। तो एक डिफेक्टेड है तो एक किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफेक्टेड बल्ब है। और अगर 2 है तो इसका मतलब दोनों ही बल्ब क्या आ रहे हैं? डिफेक्टिव बल्ब आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि 0 1 2 तक ही रुका रहे, वो तो डिपेंड करेगा इवेंट के ऊपर कि किस कंडीशन तक उस इवेंट को आप क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। अरे बात सुनो, अगर जैसे मान लो 4 बल्ब निकालना होते तो हो सकता है एक भी डिफेक्टेड ना हो सकता है एक डिफेक्टेड हो सकता है 2 डिफेक्टेड हो सकता है 3 डिफेक्टेड हो सकता है 4 डिफेक्टेड हो। तो ये आगे तक 0 1 2 3 4 तक बढ़ सकता है। तो कुछ ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। फिलहाल ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना नहीं है, ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब इसके अंदर आपको 1 2 3 4 पार्ट्स क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स कहलाता है रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग ये इसकी क्या है? प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का सम किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर। तब हम किसकी वैल्यू बता सकते हैं? के की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ होल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ होल इवेंट किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। पी ऑफ एक्स ऑफ 0 आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। टोटल सम किसके बराबर? 1 के बराबर। ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। 2 के प्लस 3 के
प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर और प्लस के इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 0 हटा के ये 7 हो गए और 1 कितना हो गया 8। अब देखिए 7 और 8 और 2 10 तो 10k स्क्वायर बराबर 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 तो प्लस का 9k बराबर और ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 10 बन जाए 10 तो 10 माइनस 1 9 तो कितना हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के तभी तो 9k बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10k कॉमन आ जाएगा तो k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 टोटल में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से k इज इक्वल टू 1/10। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये नंबर तो इनवैलिड हो गया। कैसे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, फिलहाल यहाँ नहीं है तो ये 1 से छोटा है 1/10, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्लियर? तो पहले का आंसर k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। बाकी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं इसी के अंदर चेंजेस कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। देखिए k की जगह कितना आ जाएगा 1/10, 2k की जगह कितना आ जाएगा 1/10 होगा तो 2/10, k की जगह 1/10 लगाएंगे तो ये भी कितना हो गया 2/10, तो ये कितना हो गया 3/10। k स्क्वायर है तो 1/100 कितना हो जाएगा 1/100। 2k स्क्वायर है तो 2/100। आ रही बात समझ में? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब ये 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 तो ये 7/100 हो गया और प्लस 1/10 हो गया तो 100 आ गया एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 10 तो 17/100। तो यहाँ पर कितना, फिर से सुन लो, ये 1/10 100 हो जाएगा तो 7/100 और प्लस 100 आएगा तो 7 और 10 10 या 100 17/100। आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है? अब सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको मालूम हैं तो आपको कौन कौन सी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी बताना है वो देख लीजिए। चलिए इसे हटा देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया है अपने को। सेकंड पार्ट के अंदर दिया है कि k प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 3। तो लेस देन 3 इसके नीचे कौन कौन आएगा 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 एनी रैंडम वेरिएबल। 3 से नीचे 2 1 0 2 1 0। 2 पर रैंडम वेरिएबल 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/10। 1 पर कितनी है 1/10। मज़ा आ रहा है ना? देखिए और 0 पे कितनी है 0 तो ये 0 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/10। ये आंसर हो गया पहले का। ठीक है? कितना सिंपल हो रहा है ये। चलिए सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ा एक ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। रैंडम वेरिएबल 6 से बड़ा एक ही है, कौन 7। तो वो किसके बराबर है 17/100। देखिए टेबल बना लेंगे तो आपको इधर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। चौथा पार्ट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 0 से बड़ा 1 हो गया, 0 से बड़ा 2 हो गया, लेकिन 3 से छोटा 2 ही रहेगा, आगे नहीं ले सकते आप। 1 के लिए कितना हो गया 1/10 है ना। 1 के लिए कितना हो गया 1/10 और 2 के लिए कितना हो गया 2/10 तो कितना हो गया 3/10 है ना। चलिए नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में शेयर करें प्लीज़ इसको, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे क्या है बच्चों का फ़ायदा होगा और उनका फ़ायदा होगा तो मेरा फ़ायदा होगा। सर अपना फ़ायदा देख रहे हैं आप। देखिए फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब्स, आपके पास टोटल कितने बल्ब हैं 10 बल्ब्स हैं है ना। विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव बल्ब, इसमें 3 क्या हैं डिफेक्टिव हैं, तो बचे कितने 7 इफेक्टिव हैं।
7 बल्ब क्या है, सही हैं, इफेक्टिव हैं। अ सैंपल ऑफ 2 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम। अच्छा, 2 बल्ब एक साथ निकाले जा रहे हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, है ना। तो देखिए डिफेक्टिव बल्ब के लिए आप क्या नंबर दे सकते हैं रैंडम वेरिएबल को, x 0 दे सकते हैं कि हो सकता है एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आए 2 बल्ब में, है ना। इवेंट ए क्या है, 2 बल्ब्स इज ड्रॉन, 2 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। हाथ डाल के बॉक्स के अंदर ऐसे ही 2 बल्ब को क्या किया गया है, निकाला गया। हो सकता है दोनों में कोई डिफेक्टेड ना हो सकता है एक में डिफेक्टेड, मतलब एक बल्ब डिफेक्टेड हो सकता है दोनों ही क्या हो, डिफेक्टेड बल्ब हो। अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है इनकी। क्लियर। अब ज़रा सोचिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि आप जो 2 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हो तो वो 2 बल्ब 10 में से कोई से भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो बल्ब 0 के लिए कौन से वाले सेलेक्ट किए जाएंगे कि वो दोनों ही बल्ब क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो इफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 7। तो तुम्हारे जो भी बल्ब आप सेलेक्ट कर रहे हो वो 7 में से सेलेक्ट करे जाएंगे। अब 7 में से बल्ब 1 बल्ब 2 आ सकता है, बल्ब 1 बल्ब 3 आ सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, ये तो जनरल सी बात है भाई, आपको कोई 10 बल्ब दे दिए, आपको 2 बल्ब उठाना है तो कोई सा भी बल्ब आ सकता है ना। तो अपने को क्या बनाना है, पेयर बनाना है। जहाँ पेयर करने की बात आती है, अरेंजमेंट नहीं, पेयर बनाना है। जहाँ पेयर बनाने की बात आती है वहाँ कॉम्बिनेशन लगता है। तो अपने को बल्ब डिफेक्टेड में से लेना ही नहीं है, अपने को ये मान के चलना है कि वो किस में से ले जा रहा है, इफेक्टिव में से, है ना। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कितने बल्ब में, 10, और उसमें से आप 2 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, और जो भी आपने रैंडम वेरिएबल का नंबर लिया है जो शो कर रहा है कि कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आएगा, तो इफेक्टिव में से लेंगे इसको। क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना होता है ये, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना, और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल, है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको अलग से यहाँ से बताता हूँ। NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन निकालने का फार्मूला है। आप कॉम्बिनेशन जनरली बनाओगे तो बड़े नंबर्स के लिए आप फंस जाओगे, आपसे नहीं निकलने वाले। आप सिंपल सा कॉम्बिनेशन यहाँ से बनाइए। तो देखिए 10 बल्ब में 2 को लेकर कितने जोड़े बनाए सकते हैं, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करने का तरीका, फैक्टोरियल को 1 तक हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जितना नंबर है वहाँ तक ओपन करके छोड़ दीजिए आप। क्यों, क्योंकि उससे ये सॉल्व हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 होगी, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। 2 5 × 10 बराबर, तो 5 9 × कितना हो गया, 45। तो नीचे कितना आएगा, 45। हमारी बात सुनो, क्लियर। ऊपर 7C2, तो 7C2 तो कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 में से 2 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल, तो 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा, तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 3 7 जा और 3 15 जा। ये आ गया पहले का डिस्ट्रीब्यूशन, 7/15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना। अब देखिए आप 2 बल्ब रैंडमली उठा रहे हैं, उसमें से एक डिफेक्टिव हो सकता है, एक इफेक्टिव हो सकता है। तो एक डिफेक्टिव निकालने के लिए 3 में से सेलेक्ट करेंगे, 3C1, और एक इफेक्टिव में से सेलेक्ट करेंगे तो 7C1/10C2। तो 10C2 तो तुम्हारा 45 ही आने वाला है ना। 3C1, NC1 हमेशा n होता है, कितना होता है, n, तो ये तो 3 आ गया। और 7C1 भी कितना होगा, 7, क्योंकि NC1 किसके बराबर होता है, n के बराबर। तो 3 से 15 हो गया, तो ये भी कितना आ गया, 7/15। क्लियर। अब बचा लास्ट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। दोनों ही डिफेक्टेड होना चाहिए, तो डिफेक्टेड कितने हैं, 3, तो 3C2/10C2, तो 10C2 तो तुम्हारा 45 भाई। 3C2 निकालेंगे, 3C2 तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 - 1 1 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 3 आ जाएगा।
तो 3 से कैंसिल होगा तो कितना हो गया 1/15। तो ये कितना आ गया, ये 7/15 है और ये कितना है 1/15 है। तो देखिए अगर मैं इनका सम करूं तो टोटल 1 आना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो 7 और 7 14 और एक 15, 15/15, 15 से 15 कैंसिल 1 हो गया, ये हो गया आपका। तो इसके और भी 4-5 क्वेश्चन मैं और इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन 100% प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया क्या करना है अपने को। रैंडम वेरिएबल को जो आप नंबर्स एसोसिएट करते हैं वो डिपेंड करता है दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर वो आपने रैंडम वेरिएबल के नंबर सेलेक्ट कर दिए तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम। अ पेयर ऑफ डाई, अच्छा 2 डाई को आप 4 बार क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। क्लियर। इफ़ गेटिंग अ डबलेट, अगर डबलेट मिल जाए तो आप मान जाइए कि आपको सक्सेस मिल गई है। अगर डबलेट मिलता है और डबलेट नहीं मिलता है तो वो फेलियर होगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस, अब जरा सोचिए यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। अब नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है, आप पेयर डाइस के पेयर को कितनी बार फेंक रहे हैं, 4 बार फेंक रहे हैं। अब 4 बार फेंकने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि चारों बार आपको सक्सेस ना मिले, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बताना है, नंबर ऑफ सक्सेस का। हो सकता है कि चारों बार में सक्सेस ना मिले, तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल का जो नंबर हो गया वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अभी मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं रैंडम वेरिएबल के नंबर बता रहा हूँ कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब मान लो 4 बार जब आप थ्रो कर रहे हो तो 1 बार आपको क्या मिले, सक्सेस मिले। अब वो 1 बार पहले ही थ्रो पे हो सकता है मिल जाए, तो रुकना नहीं है, चारों बार फेंकना है। हो सकता है कि दूसरे नंबर पे मिले, हो सकता है कि तीसरे मिले, हो सकता है कि चौथे में मिले। तो आपको पूरा सैंपल स्पेस बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट इवेंट से करेंगे हम। मतलब जब करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 1 आ सकता है। 1 का मतलब है कि 4 बार जब आप थ्रो करेंगे तो एक ही बार आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। और हो सकता है कि दोनों थ्रो पे सक्सेस मिल जाए, कि दोनों बार डबलेट आ जाए। हो सकता है कि 3 थ्रो पर क्या मिले, सक्सेस मिले, चौथे पे ना मिले, है ना, कि किसी 4 में से 3 पे ही सक्सेस मिले। हो सकता है कि चारों पर क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। आ रही बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल के थ्रू भी दिखा सकते हैं, और टेबल नहीं दिखाओ तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ऐसे ही बता सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 0 का मतलब यहाँ पर है कि कहीं पर भी अपने को सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तो सब में क्या होगा, फेलियर 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 फेलियर, चारों में, है ना। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जरा सोचिए, एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सक्सेस को। किसको, सक्सेस को, बराबर। और सक्सेस तभी आएगा जब क्या आएंगे, डबलेट आएंगे। क्या आएंगे, डबलेट। डबलेट कौन, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस होगी, एक पेयर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 1/6 1/36, है ना। एक पेयर की, एक डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, क्योंकि एक इवेंट की 1/6 है ना, एक, और दूसरे की 1/6। तो 1/6 1/6 कितना हो गया, 1/36। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 तो इज इक्वल टू 1/6। तो फेलियर की बता दीजिए, तो फेलियर की 1 में से इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 5/6। और 36 में से 30/36 कर लीजिए, 30/36 तब भी आ जाएगा 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। क्लियर। अब बताइए यहाँ पर फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 5/6 5/6 और 5/6। 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 और 25 इंटू 25, तो ये कितना हो गया, 625। 36 कितना हो गया, 14 का 196, तो 96 हो गया, 1 हो गया। 25 में से कितने माइनस कर दो, 14, तो 25 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 और 1 12, तो 12 1296। क्लियर। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब आप
टू पेयर डाई को 4 बार अगर आप फेंक रहे हैं तो ऐसे पेयर कितने बनेंगे? ऐसे पेयर 4 बार में एक ही बनेगा। कैसे कि चारों बार क्या होता जा रहा है? फेलियर होता जा रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 का मतलब क्या है कि एक बार तुम्हें क्या मिलना चाहिए? एक बार सक्सेस मिलना चाहिए, बाकी 3 पर क्या होगा? फेलियर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी, मान लो पहले पे ही सक्सेस मिल गई, है ना, मान लो पहले पे नहीं मिली, दूसरे पे सक्सेस मिल गई, है ना, मान लो पहले पे नहीं मिली, दूसरे पे नहीं मिली, तीसरे पे मिल गई, और मान लो पहले पे नहीं मिली, दूसरे पे नहीं मिली, तीसरे पे नहीं मिली, चौथे पे मिल गई, है ना। तो ऐसे जो है बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। क्या होता है? लेंदी प्रोसेस। इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको 4 बार थ्रो करना है ना, और 4 में से एक बार सक्सेस लेकर आना है। तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 4C1, और 4C1 किसके बराबर होगा? देखिए, NC1 n के बराबर होता है, तो 4C1 किसके बराबर? 4 के बराबर। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 3 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कट गया 4 के बराबर। तो देखिए, आपकी चॉइस है। ये तो छोटी छोटी बात थी, तो इसलिए आपने इतने सारे बना दिए। अगर नहीं बनाना चाहो और करके आप लिख सकते हैं क्या कि 4C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें से कोई सा भी एक सेट उठा लीजिए, इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, कोई सा भी उठा लीजिए। तो सक्सेस, फेलियर, 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 कोई सा भी उठा लीजिए, हर पेयर की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, बराबर। अब देखिए, 4C1 की वैल्यू 4 हो गई। सक्सेस की अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, फेलियर की 5/6, फेलियर की 5/6, फेलियर की 5/6। तो देखिए, नीचे तो वही 1296 होगा। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना यार, मैंने शॉर्टकट से निकाला, अगर सही है तो नहीं है, वरना आप चेक कर लेना इसका, ठीक है। देखिए, शॉर्टकट क्या होता है? 50 में से 36 को माइनस करो, 14 बचा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में 96 आ गया, 1 कैरी, तो 25 में से वही नंबर घटा दो जितना 50 से कम है। तो 25 में से 14 कम था, है ना, 50 से 14 कम था, तो 25 में से 14 माइनस करो तो 11, और 1 कैरी 12 हो गया। सही है। 5 × 25 = 100, ये कितना हो गया? 5 × 25, 25 × 100, और 100 × 5 = 500, है। 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, और 100 × 5 = 500। तो ये दूसरे का हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना। अब ज़रा सोचिए, 2 पर सक्सेस मिले तो हो सकता है कि पहले 2 पर मिल जाए, हो सकता है पहले पे मिले, दूसरे पे ना मिले, तीसरे पे मिल जाए, है ना। हो सकता है कि पहले पे भी ना मिले, दूसरे पे भी ना मिले, बाद के दोनों पे मिल जाए। तो ऐसे तो यार बहुत टाइम लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सा तरीका क्या कि आप 4 थ्रो कर रहे हैं, उसमें से 2 पर क्या लाना है? अपने को सक्सेस लेकर आना है। क्लियर? इनटू, और कोई भी एक पेयर ले लो, सक्सेस सक्सेस, फेलियर फेलियर, 2 पर क्या होना चाहिए? सक्सेस। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, इन पेयर की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, सेम रहती है प्रोबेबिलिटी। कितने हैं वो चेक करिए। तो देखिए, 4C2 कितना होता है? 4C2 बताइए। तो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 में से जुड़ जाएंगे 2 फैक्टोरियल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6, इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। फेलियर 5/6, फेलियर 5/6, तो ये 2 से काट दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 3 × 2, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 2 जा 3 2 जा, कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 6, है ना। 6 × 5 5 जा 25, और नीचे का मल्टीप्लाई 12 और 9 6। इसको डिवाइड मत करना, 6 से 6 काटना मत, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया 150/12 9 6, 25 का 150। अब तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरे में आप पेयर बना सकते हैं कि पहले तीनों पे ही सक्सेस मिल जाए, लास्ट में ना मिले, पहले पे ना मिले, बीच में 3 मिल जाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें। सीधा सिंपल 4 में से 3 अपने को क्या करना है? सक्सेस सेलेक्ट करना है। तो कितने पेयर बनेंगे पता चल ही जाएगा। अब अपने को 3 पे सक्सेस रखना है, 1 पर क्या रखना है? फेलियर रखना है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 में से 1 जाएगा
4 में से 3 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल। सक्सेस का 1/6 1/6 1/6, डबलेट आता है तभी तो सक्सेस होती है, तो डबलेट का ये हो गया। और फेलियर का कितना हो गया 5/6। तो देखिए ये 4 बाहर आ गया तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 से 3, तो ये कुल मिलाकर किसके बराबर आएगा 4 के बराबर। तो ये हो गया 4 5 20 और 1 2 9 6। क्लियर, ये 3 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी x = 4। तो देखिए 4 से 4 लोगे तो n से n 1 के बराबर होता है, तो ये 1 ही रहेगा, एक ही पेयर बनेगा और एक ही पेयर बनेगा और सभी पे क्या आएगा सक्सेस सक्सेस सक्सेस। और सक्सेस का 1/6 1/6 1/6 1/6 मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिखेंगे तो कितना हो गया 1/1296। अब इसको चाहो आप टेबल में लिख सकते हैं, वरना मत लिखो, ऐसे ही आ गया डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो देखिए 1296 ही आना चाहिए। ये कितना है पहले वाले में 625, दूसरे वाले में कितना है 500, तीसरे वाले में कितना है 150, है ना, और चौथे वाले में कितना है 1। तो मैं इसे 1 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, है ना, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 7। एक मिनट, ये कितना आ रहा है 625 और ये कितना आ रहा है 5 5 25 25 चौका 100 और 100 पंजे 500। 2 वाले में कितना आ रहा है 150, है ना। अच्छा ये कितना आ रहा है 20 आ रहा है। देखें पहले वाले में 625, दूसरे वाले में 500, है ना, मतलब 1 वाले में, और 2 वाले में कितना 150, और फिर इसमें कितना 20 और एक ये जोड़ दो तो कितना हो गया 21। तो देखिए 6 5 और 4 9 और 6 5 11 और 1 12। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1296 अपॉन 1296 आएगा। 1296 से 1296 कैंसिल 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आज वो कन्फ्यूज़न मैंने कुछ कमेंट्स भी मिला था मुझे कि सर हम कैसे पता करें कि कौन सा फार्मूला क्वेश्चन के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो होता क्या है बच्चों के साथ कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती है। तो दोनों बातों पे आप ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं पढ़ने में, लेकिन बहुत अंतर है इन दोनों के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। इस बात पर ध्यान दीजिए, 2 कार्ड को निकाला गया है विद रिप्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे खुद समझना है तुम्हें। देख लिए 2 कार्ड आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, हरी बात सुनो, और 2 कार्ड 1 by 1 भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कैसे निकालना है, उसने क्या बोला विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेस का मतलब पहले आपको एक ही कार्ड निकालना पड़ेगा। जब आप दूसरा कार्ड निकालेंगे तो पहले उस कार्ड को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर से रखना पड़ेगा उसके अंदर। हरी बात समझ में। तो देखिए क्या है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ एसेस। नंबर ऑफ एसेस मतलब अपने को जो 2 कार्ड निकालना है वो 2 कार्ड में एसेस के डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एसेस का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो 2 कार्ड हो सकता है कि दोनों पर एक का ना आए, एस ना है, हो सकता है कि एक पर एस आए, हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, एस आ जाए। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को नंबर आप क्या क्या दे सकते हैं, 0 से दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं 2 दे सकते हैं, बराबर। अब जरा बताइए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें एस कितने होते हैं 4 होते हैं, और नॉन एस कितने होंगे, जो इक्का नहीं होंगे, बाकी क्या होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, 48 होंगे। ये बात से आप कंफर्म हैं, वेरी गुड। अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। अब जरा सोचिए यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर नॉन एस। बोथ कार्ड क्या है, नॉन एस है। मतलब पहला कार्ड निकालने के बाद आप उसको वापस रख रहे हैं, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी, जब दूसरे कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि वो आप निकालने के बाद दोबारा से क्या कर दे रहे हैं, उसके अंदर
पुट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई दूसरी प्रोबेबिलिटी करने जाते हो तो वो पहली वाली पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब मान लो अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता, क्या होता, विदाउट रिप्लेसमेंट, तब आप ज़रा सोचिए, पहला कार्ड निकाल कर आप कहीं फेंक देते तो कार्ड निकालने के बाद 51 कार्ड ही तो बचते, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी पर इफ़ेक्ट आ रहा है पहली प्रोबेबिलिटी की वजह से, क्योंकि अब आप पहले आपने 52 से निकाला था कार्ड, अब आप कितने से निकालेंगे, 51 से, तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। तो विद रिप्लेसमेंट होता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ज़रा सोचिए, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि पहला कार्ड भी एस होना चाहिए और दूसरा कार्ड भी क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, बराबर। तो एस बोथ कार्ड्स आर नॉन एस, पहला कार्ड भी क्या होना चाहिए, नॉन एस, और दूसरा वाले भी क्या होना चाहिए, नॉन एस होना चाहिए, है ना। तो पहला कार्ड जब आप निकालेंगे नॉन एस से तो कितने हैं आपके पास अवेलेबल, 48, कितने में से, 52 में से। अब इसको आपने दोबारा से वापस रख दिया नहीं, तो फिर से नॉन एस कार्ड कितने रहेंगे, 48 ही रहेंगे, है ना। तो ये दूसरी प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसका भी कितना होगा, 48, और टोटल कार्ड भी उतने ही रहेंगे, कितने, 52। क्लियर। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितने से बताइए, 4 से काटेंगे तो 13, 4 से काटेंगे तो 13, 4 से काटेंगे 12 और 12, तो कितना हो गया, 144 अपॉन 169, 13 169। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस एंड 1 नॉन एस, एक एस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन एस होना चाहिए, बराबर। अब इसमें दो केस बन सकते हैं कि पहले में मान लो एस है तो दूसरा मान लो क्या निकला, नॉन एस, क्या निकला, नॉन एस। हो सकता है कि पहला नॉन एस आ जाए और दूसरा क्या आ जाए, एस आ जाए, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। बताइए एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 4 हैं, तो 4 अपॉन 52 इंटू, दोबारा से आपने रख दिया एस को, तो कार्ड उतने ही रहेंगे 52, और नॉन एस कितने हैं, 48 अपॉन 52 प्लस नॉन एस 48 अपॉन 52, कार्ड दोबारा से रख दिया तो 52 ही कार्ड्स रहेंगे, और एस कितने हैं, 4, इसी में से तो निकालना पड़ेगा 52, है ना। तो 4 से 13 हो गया, 4 से 12 हो गया, 4 से 13 हो गया, है ना। तो 12 अपॉन 169 प्लस 4 से 13 हो गया और 13 हो गया और 12 हो गया, तो कितना हो गया, 12 अपॉन 169, 12 कितना हो गया, 24 अपॉन 169। क्लियर। अब बचा लास्ट वाले का, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, उसको समझाने के लिए ऐसे रहने दो, सेकंड वाले को जब मैं समझाऊँगा तो यहाँ से देखिए ये हटा देता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, और इसका मतलब क्या है कि बोथ कार्ड्स आर एस, दोनों क्या होना चाहिए, एक के होना चाहिए, तो कोई सा भी आ जाए, पहला भी एक का आ सकता है, दूसरा भी एक का आ सकता है, तो उसमें कोई सा भी पहला आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो एक के कितना है, 4/52 और 4/52। देखिए अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये 51 रह जाता, आरी बात समझ में, ये 3 रह जाता, तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाता। यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 1/169, ये 13, ये 13, 169। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी का सम 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना है 144, वो न्यूमरेटर ऐड करो, और ये कितना है 24 आ रहा है, और ये कितना है 1, तो 25 मान लीजिए, 9 6 1, तो 169 आ रहा है। 169 अपॉन 169 कैंसिल होकर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करिए, नोट करिए, देखिए 16 वाले में और 8 वाले में मेन डिफरेंस क्या है, आप खुद बताइए ज़रा। पहले वाले में विदाउट रिप्लेसमेंट था और इसके अंदर क्या है, पहले वाले में विद रिप्लेसमेंट था और इसके अंदर क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। आ रही बात समझ में, मतलब कार्ड निकाल लिया तो वो निकाल के दोबारा नहीं रखना है, तो जब दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो उस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई रूल लग जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं लगेगा, है ना। चलिए अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, किसका, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स का। तो देखिए 52 कार्ड्स में 2 ही कलर होते हैं,
रेड या ब्लैक? तो रेड होते हैं 26 और ब्लैक भी कितने होते हैं 26, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि 2 कार्ड्स अपने को निकालना है ना। अब वो 2 कार्ड्स क्या हैं, आप चाहे एक साथ निकालो, चाहे 1 by 1 निकालो, हरी बात समझ में, लेकिन कार्ड को दोबारा वापस नहीं रखना है इसके अंदर। तो बेटर है एक साथ ही निकाल लो 2 कार्ड, है ना भाई। एक निकालोगे तो फिर दूसरा निकालोगे, बात तो वही है। तो आप क्या करिए, एक साथ दोनों कार्ड्स क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। अब वो 2 कार्ड जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताना है कि रेड कार्ड्स होना चाहिए। तो इसका अंदर रैंडम वेरिएबल क्या है आपका, बोथ आर रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स। अब रेड कार्ड में हो सकता है कि दोनों रेड कार्ड ना हो, एक रेड कार्ड हो जाए, या हो सकता है दोनों ही क्या हो, रेड कार्ड हो जाए। आ रही बात समझ में? अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अपने को जो 2 कार्ड उठाना है इस केस में, कौन से केस में, P of x = 0। इसका मतलब क्या है कि अपने को वो कार्ड उठाना है जो रेड नहीं आएगा। तो रेड नहीं आएगा तो कौन आएगा, ब्लैक आएगा। तो ब्लैक 2 कार्ड जब आप कोई से भी उठाओगे 26 में से, आरे वसूल में, तो वो 26 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। मतलब अपने को पेयर बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे कॉम्बिनेशन, 26 अगर मान लो 1 से 26 में कार्ड ले लेता हूँ तो पहला 26 हो सकता है, दूसरा 25 हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसको सिंपल बनाने के लिए क्या करना है अपने को, इस बात का मतलब है कि नॉट रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कार्ड, इसका मतलब ये है कि कोई भी रेड कार्ड नहीं है। तो 26 में से 2 कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए और टोटल कितने हैं 52, उसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब ये एक पार्ट आपके लिए, आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मैं कॉम्बिनेशन करवा चुका हूँ, आप सॉल्व करते जाइए, आंसर आता जाएगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। अब इसका मतलब क्या है कि एक कार्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कार्ड रेड एंड अदर ब्लैक या नॉन रेड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक कार्ड अगर आप सेलेक्ट करोगे रेड, तो वो रेड कार्ड कितने हैं 26, है ना। तो एक कार्ड रेड का सिलेक्ट करोगे, फिर बाकी के 26 में से एक कार्ड कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्लियर। अपॉन कितना हो गया 52c2। तो देखिए NC1 तो फिलहाल n ही होता है, तो ये 26 × 26 हो जाएगा। अपॉन 50c2 को आप सॉल्व करके पूरा सॉल्व कर लेंगे आप इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही कार्ड क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड, दोनों ही क्या होना चाहिए, रेड। तो रेड 26 है तो 26c2 अपॉन 52c2, है ना। तो देखिए जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। अरे अब इससे क्या मतलब है, बहुत नॉट रेड है और ये क्या है, रेड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो सेम आ सकती है ना। हाँ, फिर आप टेबल के अंदर लिख देना 0 पे, 1 पे और 2 पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, इस बात पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कॉम्बिनेशन में बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR वाला लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। यहाँ पर x क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ डबलेट्स, क्या बताना है, नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। आप 2 डाई को 3 बार थ्रो कर रहे हैं, तो 3 बार हो सकता है कि तीनों बार में क्या ना आए, डबलेट ना आए। भाई आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ डबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि एक बार भी डबलेट ना आए, हो सकता है 1 थ्रो पे डबलेट आ जाए, हो सकता है 2 थ्रो पे डबलेट आ जाए। आप 3 थ्रो कर रहे हैं, हो सकता है तीनों थ्रो पर क्या आ जाए, डबलेट आ जाए। आरी बात समझ में, क्लियर है ना। चलिए अब ज़रा बताइए, 2 डाई जब आप थ्रो करते हो तो टोटल सैंपल स्पेस 36 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट आने की कितनी हो जाएगी, डबलेट क्या कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 1 1 2 सॉरी 2 2 3 3 4 4, यही तो होते हैं, 5 5 और 6 6, यही तो डबलेट होते हैं। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, तो कितना हो गया 1/6। और नॉन डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, तो कितना हो गया 5/6 हो गया। कितना हो गया 5/6, क्लियर। अब जरा सोचिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट्स,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट, मतलब कोई भी डबलेट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब कोई भी डबलेट नहीं आएगा तो सभी पर क्या आएगा, चारों थ्रो पर एन 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 नॉन डबलेट्स, है ना। और ऐसा एक ही पेयर बनेगा, पहले पे भी नॉन डबलेट, दूसरे पे भी नॉन डबलेट, तीसरे पे भी, चौथे पर भी नॉन डबलेट। तो नॉन डबलेट इंडिपेंडेंट इवेंट है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पूरा डबलेट आप 2 डाइस को ले रहे हैं तो एक बार थ्रो कर दिया, अब दूसरी बार जब आप थ्रो करेंगे तो पहले पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एग्जाम में लिखेंगे इस तरह, मैं नहीं लिख रहा, एक बार लिख देता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई रूल लग जाता है इसके अंदर। इंडिपेंडेंट इवेंट में सभी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। नॉट का कितना हो गया 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, है ना। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25, 25 6 25, 6 25 और 6 6 36, है ना। तो कितना हो जाएगा 1296, है ना। देखिए वो क्वेश्चन इसी तरह से था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर 3 थ्रोज है, उसके अंदर क्या थे, 4 थ्रोज थे इसके अंदर, है ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, मतलब एक पर क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए, है ना। वो सक्सेस और फेलियर का था, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता। और इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पर डबलेट आना चाहिए, बाकी कितने थ्रोज हैं इसमें, 3 थ्रोज हैं यार, ये क्या कर रहे हो आप, 3 थ्रोज हैं तो 3 में यही तो आएगा, 3 में ये आएगा, है ना। तो 3 में ये आएगा, तो 6 6 36, तो कितना हो गया 216, और 5 5 25, तो 125 ये आएगा, है ना। अब ज़रा सोचिए, इसका मतलब है कि 1 पर डबलेट और 2 पर क्या, नॉन डबलेट। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, तो वो पेयर बताने के लिए आप क्या करेंगे कि 3 में से एक डबलेट आने के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आप कोई सा भी एक पेयर ले लीजिए उसमें से, कि एक पर डबलेट और 2 पर नॉन डबलेट, तो प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा इस वाले में, क्लियर। कोई सा भी ले लें, एन डी एन ले लें, डी एन एन ले लें, या एन एन डी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो 3C1 कितना होता है 3, और ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट। तो ये हो गया 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना होता है 1/6, 5/6 और 5/6, 6 6 216, 5 5 25 और 75, 25 3 75। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 का मतलब क्या है कि 2 पर डबलेट आए और 1 पर क्या आए, नॉन डबलेट आए, क्लियर। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, सिंपल सा तरीका, 3 में से 2 को आप क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, बराबर। वरना तो DDN क्या क्या बन सकता है, देखो एक DDN, एक DND और एक NDD, तो 3 ही तो बनेंगे। और 3 कैसे सॉल्व होता है 3C2 से, क्या भैया 11वीं क्लास में 3 में से 2 क्या बन, कुछ भी नहीं पढ़ा है क्या, कोई बात नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन क्लियर करिए। तो 3 ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन बड़े बड़े जब नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल होता है, तो इसलिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये कितना आ गया आपका 3, बराबर। और ये कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट। तो ये हो गया 3, डबलेट का हो गया 1/6, 1/6 और 5/6, तो 5 3 15/216 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 पर। इसका मतलब तीनों पर क्या आएगा, डबलेट, तो ये एक ही पेयर बनेगा ऐसा, ये एक ही पेयर की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए चाहे आप D1 D2 D3 इस तरह से लिखें तो प्रोबेबिलिटी तो सबकी क्या रहेगी, सेम ही तो रहेगी, D1 D2 D3, D2 D1 D3। अगर आप डबलेट अलग अलग मान के चल रहे हैं तब भी आंसर क्या रहेगा, तीनों का सेम ही रहेगा, है ना। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, बराबर। डबलेट कितना है 1/6, 1/6, 1/6, तो कितना हो गया 1/216। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूँ इसकी, तो नीचे 216 है, तो देखो इधर ऐड कर दीजिए 125 प्लस 75 प्लस 15 और प्लस 1, तो देखिए 15 डालेंगे तो 100 हो गया, है ना। 15 डालेंगे नहीं 100 नहीं होगा, 15 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इसमें डालिए 200 हो गया, 270 हो गया, 285 80 90 हो गया, 90 और 125, तो 90 91 कर दो, ये कितना हो गया 612, तो देखो आ रहा है 216/216 कैंसिल हो गया, किसके बराबर बन के रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे लगाएंगे वो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 numbers are selected at random without replacement with the positive integer 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 2 नंबर सेलेक्ट करना है। कितने नंबर? 2 नंबर। तो 2 नंबर को 1 2 3 4 5 6 में से 2 नंबर को सेलेक्ट करने में कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गए 4 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, 2 3 अच्छा, टोटल पॉसिबिलिटी 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी टोटल पॉसिबिलिटी? 15, बराबर। अब वो क्या बोल रहे हैं? लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर। x क्या है? लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, जो 2 नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, 2 नंबर आप जो सेलेक्ट करेंगे उसमें एक नंबर दूसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें 0 नहीं आ सकता। बताइए क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आप दोनों सेम ले लेंगे, दोनों क्या ले लेंगे? सेम, तब उस केस में क्या होगा कि लार्जर नहीं आएगा कोई नंबर, है ना। और लार्जर नहीं आएगा ये बात को वो कह नहीं रहा है, वो ये बोल रहा है कि लार्जर होना चाहिए। एक इन 2 नंबर में से एक नंबर क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ऐसा तो कोई केस ही नहीं होगा कि जिसके अंदर दोनों नंबर क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, क्योंकि वो ऐसा बोल ही नहीं रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? कि लार्जर ऑफ 2 नंबर। तो इसमें रैंडम वेरिएबल या तो 1 आएगा कि एक ही पेयर ऐसा आए कि जिसके अंदर एक नंबर क्या हो? लार्जर हो, या फिर 2 कि ऐसे इतने पेयर आए कि जिसमें एक नंबर क्या हो? लार्जर हो। और हो सकता है कि 3 आए कि जिसमें एक नंबर क्या हो? लार्जर हो सकता है कि 4 आए जिसमें एक नंबर क्या हो? लार्जर हो। अब यार ये तो डिपेंड करेगा, पेयर बना के देखेंगे हम, ठीक है। तो पेयर बना के देखें। इसमें अगर हम मान लो 2 को सेलेक्ट करते हैं तो 2 तो किसी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम वो नंबर लेंगे जो पहले से ही बड़ा है। अगर मैं 2 बड़ा ले लूँ तो ये किसी नंबर से बड़ा नहीं है, इससे तो बड़े बहुत सारे हैं लेकिन ये किसी से बड़ा नहीं, तो 2 को मत लो। तो आप फॉर 3 के लिए ले लो। फॉर 3 के लिए क्या बन सकता है? फॉर 3 के लिए बन सकता है 2 3, ये बन सकता है। बन सकता है नहीं बन सकता है? और फॉर 4 के लिए क्या बन सकता है? या तो 4 2 4 बन सकता है, या फिर 3 4 बन सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर फॉर 5 के लिए क्या बन सकता है? कि 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, या 4 5 हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इनमें एक नंबर क्या है? लार्जर है यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये वो नंबर है जिसका रैंडम वेरिएबल 1 है और एक नंबर उसमें क्या है? लार्जर है। और ये वो रैंडम वेरिएबल के एलिमेंट हैं जिसमें रैंडम वेरिएबल 2 है, और 2 में 2 पेयर बनने हैं जिसमें एक नंबर क्या है? लार्जर है। और फॉर 6 के लिए अगर मैं ले लूँ तो 6 के लिए क्या क्या हो सकता है? 2 6, 3 6, 4 6 और 5 6। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक नंबर इसमें क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए। फॉर 7 के लिए क्या हो सकता है? 2 7, 3 7, 4 7, 5 7 और 6 7। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल 1 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं? 5 तक हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवा निकालने वाला क्वेश्चन है ये। थोड़ा फोकस करिए इस बात पर, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। अब देखिए, अब अपने को अगर P ऑफ x = 1 की बात करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पेयर आ रहा है वो एक ही पेयर है। कितना पेयर है? एक ही पेयर है। तो बताइए कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 का मतलब कि लार्जर ऑफ 2 नंबर। x = 1 का मतलब एक ही पेयर आ रहा है उसके अंदर, है ना। तो एक आ रहा है तो 1/15, टोटल कितना है? 15 है। नहीं समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे मतलब है 1 का मतलब कि एक ही ऐसा पेयर आ रहा है जिसमें एक नंबर क्या है? दोनों में से एक लार्जर है। तो एक ही पेयर आ रहा है कितने में से? टोटल 15 बन रहे हैं। 15 देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक पेयर आ रहा है तो 1/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, है ना। इसमें कितने पेयर आ रहे हैं? 2, तो 2/15।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, इसमें कितने आ रहे हैं 3/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, इसमें कितना आ रहा है 4/15, 1 2 3 4। और अगला p ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, 5/15। तो देखो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे बेस थ्योरम के। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी बेस थ्योरम से रिलेटेड हैं, 1 बाय 1 इनको लगाते हैं। बेस थ्योरम क्या होता है मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। बेस थ्योरम के अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो सकती हैं। एक इवेंट को E1 मानिए, एक को E2 मानिए, तो एक की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1, एक की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E2। अब इसके अंदर दोनों में अपने को एक इवेंट करना है जो कॉमन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, ये रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है। तो अपने को अगर फॉर एग्जांपल रेड बॉल निकालनी है, क्या निकालनी है रेड बॉल। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ बेस थ्योरम का क्या रफ आइडिया होता है। तो देखिए अगर अपने को रेड बॉल निकालनी है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से रेड बॉल निकालेंगे तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1 से, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2 से। क्लियर। तो पहले अपने को 4 प्रोबेबिलिटी अलग अलग क्या करना है फाइंड आउट करना है। पहले E1 E2 निकालना है, उसके बाद AE1 AE2 निकालना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल फ्रॉम दी बैग 1 या 2, इन दोनों में से किसी एक से दे सकता है। अगर बैग 1 से वो पूछ रहा है तो अपने को लिखना है बैग 1 से बॉल निकले और वो भी क्या होना चाहिए रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 की रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे ऑफ, बराबर, और टोटल प्रोबेबिलिटी किधर लिखेंगे नीचे लिखेंगे। टोटल में दोनों का आ जाएगा। देखो पहले वाले का तो यही होगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2, बराबर। सेकेंड बैग से भी तो निकल सकती है लेकिन तुम्हें फर्स्ट से निकालनी है P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2। दिस इज ऑल अबाउट द कौन सी थ्योरम बेस थ्योरम। तो बस अपने अंदर अपने को क्या करना है क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें फाइंड करना है और कहाँ से पूछा है वो ऊपर रखना है, टोटल किधर रखना है नीचे लिखना है, बराबर। चलिए बहुत ही शॉर्टकट है ये शॉर्टकट से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाइए बेस थ्योरम का, सबसे पहले आप E1 E2 को सेलेक्ट करिए, उसके बाद A को सेलेक्ट करिए जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए एक कोई मैन है जो क्या कर रहा है नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, सच बोलने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 आउट ऑफ 4 टाइम, मतलब 3/4। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6। अगर वो किसी डाई को थ्रो करता है और 6 रिपोर्ट करता है तब उस केस में 2 बातें हो सकती हैं कि या तो डाई पर 6 आ सकता है या डाई पर 6 नहीं आ सकता है। तो ये तो तुम्हारा E1 E2 हो गया। E1 क्या हो गया गेटिंग 6, बराबर, और E2 क्या हो गया नॉट गेटिंग 6, नॉट गेटिंग 6। ये बैग 1 ये बैग 2 हो गया, बराबर। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बताइए 1/6। एक ही एलिमेंट तो आता है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक ही एलिमेंट आएगा। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 - 1/6, तो कितना हो गया 5/6, बराबर। अब अपने को यहाँ पर A फाइंड करना है कि A क्या है। वो पूछ रहा है कि अच्छा अपने को ये बताना है कि A करना क्या है इसके अंदर। अपने को क्या करना है यहाँ पर कि रिपोर्ट करना है। क्या करना है रिपोर्ट। अगर वो 6 रिपोर्ट करता है तो वो ट्रुथ बोलता है 3 आउट ऑफ 4 टाइम। तो A क्या है रिपोर्ट्स इट इज़ अ 6। तो यहाँ 2 केस बन सकते हैं क्या कि अगर वो रिपोर्ट कर रहा है कि इट इज़ अ 6 तो डाई पर एक्चुअल में 6 आना चाहिए, है ना, तो वो ट्रुथ बोलेगा। कितना हो जाएगा 3/4। और अगर वो रिपोर्ट कर रहा है कि इट इज़ अ 6 लेकिन डाई पर 6 नहीं है तो वो कौन होगा P ऑफ E2। तब उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ दे नहीं रखी है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ट्रुथ बोलने की 3/4 है तो ट्रुथ ना बोलने की कितनी हो जाएगी 3/4। तो 4 1 जा 4 1/4 हो जाएगा। क्लियर। देखो ये दोनों बैग हो गए, ये रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, आप कंपेयर कर सकते हैं उससे समझने के लिए। क्लियर। अब अपने को क्या बताना है कि जब उसने रिपोर्ट किया कि इट इज़ अ 6 तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इज़ अ 6, मतलब एक्चुअल में ही उस पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। आ रही बात समझ में। देखो रिपोर्ट वो सच भी कर रहा है झूठ भी कर रहा है। क्या सच कर रहा है कि अगर 6 आ रहा है तो वो सच है और सच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। अब जैसे आपको मैंने डाई फेंकने के लिए दे दिया तो आप देख सकते हैं सिर्फ उस चीज़ को कि 6 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप 6 रिपोर्ट कर रहे हैं और 6 में 2 बातें बोल रहे हैं कि 6 अगर आ रहा है
आ रही बात समझ में? तो सच बोल रहे हो। और 6 नहीं आ रहा है फिर भी बोल रहे हो कि 6 आ रहा है, तो आप सच नहीं बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब वो बोल रहा है कि इट इज़ एक्चुअली 6, मतलब 6 आ भी रहा है और आप एक्चुअल में ट्रुथ भी बोल रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर? तो पहला वाला केस जो है किधर रहेगा? ऊपर रहेगा कि 6 भी आ रहा है डाई पर और आप सच भी बोल रहे हैं, P ऑफ E1। बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। सबकी वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर। देखिए कितना ईजी है क्वेश्चन। P ऑफ E1 1/6, P ऑफ A अपॉन E1 कितना हो गया? 3/4। तो ये तो ऐसे रहेगा 1/6 3/4 प्लस दूसरा कितना P ऑफ E2 कितना है? 5/6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? P ऑफ A अपॉन E2 1/4। तो देखिए 6 4 6 4 6 4 6 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आकर एलसीएम आकर, है ना। तो 3 बन जा 3 रह जाएगा ऊपर, नीचे 3 बन जा 3 हो गया, 5 बन जा 5 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 3/8। ये आंसर हो गया। क्लियर? देखिए कितना सिंपल है। इसके अंदर क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा लेकिन आंसर इतना लेंदी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल आंसर होते हैं इसके। बट अपने को E1 E2 और A को क्या करना है? अच्छे से सेपरेट करना है। अगला क्वेश्चन केस स्टडी है, ये केस स्टडी की फॉर्म में बन सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखिए ये नहीं, उसका अगला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ MC मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई क्वेश्चन होगा उसके आंसर देना है। और स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गैस। तो यहाँ दो केस हैं कि E1 है नोज द आंसर, नोज द आंसर, और E2 क्या है? गैस द आंसर। या तो वो तुक्का मार रहा है या फिर आंसर जानता है। तो लेट 3/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, है ना, कि अगर वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5, है ना। और अगर वो गैस करता है P ऑफ E2, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/5। नहीं पता होती तो 1 में से माइनस कर देता, यही आ जाता वो। क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस, अच्छा वो इसकी प्रोबेबिलिटी है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैस द आंसर विल बी करेक्ट। अच्छा अगर वो गैस कर रहा है तब भी आंसर क्या आना चाहिए? करेक्ट आना चाहिए, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? यहाँ पे ए कौन है? ही नोज द आंसर। को समझ में आ रहा है? वो आंसर जानता है। तो यहाँ दो केस हैं, अगर वो आंसर जानता है तो अगर वो, अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। अच्छा आपको प्रोबेबिलिटी बताने की ही नोज द आंसर। तो आंसर जानने के दो तरीके हैं, या तो उसको आंसर पता हो या फिर वो क्या करे? तुक्का लगाए। तुक्का लगाए तब भी आंसर दे सकता है वो। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर वो आंसर दे रहा है और आंसर उसको पहले से पता भी था, बराबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? P ऑफ A अपॉन E1। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी दे नहीं रखी है क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, जब उसे आंसर मालूम है पहले से ही और करेक्ट आंसर वो क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है वो? ये लिखा ना, ही नोज द आंसर। और अपने को क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आंसर विल बी द करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी इतनी। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? हाँ, तो इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ही नोज द आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट लिखो, ही नोज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो देखिए वो आंसर जानता है और उसका करेक्ट आंसर दे रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी क्योंकि वो आंसर पहले से ही जानता है और आंसर भी क्या दे रहा है? वो करेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 का मतलब क्या है? वो करेक्ट आंसर दे रहा है लेकिन तुक्का मार कर दे रहा है करेक्ट आंसर, मतलब वो गैस कर रहा है। गैस करने के बाद वो करेक्ट आंसर दे रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, द स्टूडेंट हु गैसेज द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी कितना? 1/3। और अपने को किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। तो नोज द आंसर यही तो हुआ कि वो पहले से ही आंसर जानता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेगमेंट ऑफ कौन सा? ही नोज द आंसर और आंसर इज करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वाला ऊपर आएगा कि करेक्ट आंसर दे रहा है और जानता भी है आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी इंटू P ऑफ A अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। क्लियर। चलिए वैल्यू लगा दीजिए। P ऑफ E1 कितना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 1 कैसे आ गया। देखिए कोई चीज़ अब तुम्हें कंफर्म मालूम है कि सिक्के पर हेड ही आएगा, तो सिक्के पर हेड तभी आ सकता है जब दोनों पर क्या हो, हेड हो। तो हेड आने की 2 और टोटल कितने 2, 2 से 2 कट गया, किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। जैसे शोले मूवी में दोनों में क्या था, हेड था। लास्ट में बीरू बहुत गुस्सा करता है जय पर कि यार तूने ये क्या किया। तो तुम्हें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है ना। पहले से ही आंसर जानता है और फिर आंसर भी करेक्ट दे रहा है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, पहले से ही जानता है ना, तो सीधा 1 होगी प्रोबेबिलिटी उसकी। बताइए ये कितना हो गया P ऑफ E1 3/5 इंटू 1, ये हो गया 3/5 इंटू 1, ये तो सेम ही है ना। और ये कितना हो गया 2/5 इंटू, गैस कर रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है, तो कितना हो गया 1/3। क्लियर। तो देखो 1/5 1/5 1/5, यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचेगा 3 1 जा 3, ये बचेगा 3 1 जा 3 प्लस 2/3 2/3। तो यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम आगे 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो आंसर कितना आ जाएगा 9/11। चलिए नोट कर लीजिए 9/11 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगेगा। अब ये पूरा क्वेश्चन देखिए आधे बोर्ड को अकेले ही कवर किए हुए हैं, और ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बहुत ही डेंजरस है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अपने को E1 E2 चाहिएगा, बराबर। और उन दोनों E1 E2 से कनेक्टेड अपने को एक और इवेंट चाहिएगा कि E1 से होने वाली साथ में, और वही इवेंट E2 के साथ होने वाले। क्लियर। फिर उसके बाद किस इवेंट से अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है वो सेलेक्ट करना है इसके अंदर। क्लियर। तो थोड़ा फोकस करिए। देखिए एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक, पेशेंट को हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हैं 40%। एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक, ओके 40% चांसेस हैं पेशेंट को क्या आने के, हार्ट अटैक आने के। लेकिन इसको दूर करने के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। एज्यूमिंग दैट मेडिटेशन एंड योगा, ये एक कोर्स है ना, जो रिड्यूस कर देता है द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। 30% हार्ट अटैक को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। इसका मतलब हार्ट अटैक आने के फिर कितने चांसेस हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 70%। ये इसको रिड्यूस कर रहा है ना ये कोर्स। अगर वो योगा करता है या मेडिटेशन करता है तो 30% हार्ट अटैक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वो कोई दवाई खाता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग, अगर वो कोई मेडिसिन लेता है तो कितने परसेंट चांसेस हैं रिड्यूस होने के, 25%, है ना। ये रिड्यूस होने के चांसेस हैं हार्ट अटैक रिड्यूस होने के। तो आने के कितने हो जाएंगे 75%। अब वो क्या बोला है, एट अ टाइम अ पेशेंट कैन सेलेक्ट या चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस। ओके, ये हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक क्या कि वो या तो योगा करे, दूसरा क्या या तो वो दवाई खाए। अगर इनमें से किसी पेशेंट को आप सेलेक्ट करते हो विद द इक्वल प्रोबेबिलिटीज़, ओके, तो हमारे पास जो E1 है और जो E2 है इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। कहने का मतलब P ऑफ E1 भी कितना है 1/2, P ऑफ E2 भी कितना है 1/2, बराबर। ठीक है। अब इसने क्या दिया है कि इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शंस, ये हम जो 2 मेथड यूज़ कर रहे हैं हार्ट अटैक को कम करने के लिए, उनमें से अगर आप क्या करते हैं किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, बराबर, तो क्या पता चलता है, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक, मतलब उसको हार्ट अटैक आता ही आता है। अरे बात सुनिए, तो यहाँ पे ए क्या है, सफर्स विद हार्ट अटैक। आ रही बात समझ में। हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं E1 पूछूँ तो क्या है, E1 आपका कुछ भी ले सकते हो इसमें से, मेडिटेशन एंड योगा ले सकते हो, और E2 क्या ले सकते हो, प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स ले सकते हो आप यहाँ पर। क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अच्छा, मतलब जो हार्ट अटैक आ रहा है वो आप
किससे लेने वाले हैं कि वो योगा कर रहा है तब भी उसको क्या आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो तो वैसे ही आएगा, वो तो पूरी तरह से रिड्यूस नहीं कर रहा है ना, 30% चांसेस उसके क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। आप जरा खुद सोचिए, अगर वो योगा कर रहा है तो 30% रिड्यूस कर दे रहा है, दवाई खा रहा है तो 25% रिड्यूस कर दे रहा है, तो कौन ज़्यादा बेस्ट है? योगा एंड मेडिटेशन ज़्यादा बेस्ट है ना। ये हार्ट अटैक के चांसेस को क्या कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा कम कर दे रहा है, 30%, मेडिटेशन से 25% ही कम हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उसको हार्ट अटैक आना ही आना है, तो जब आना है और वो कोर्स कौन सा कर रहा है, E1 वाला, तो E1 में लिख देता हूँ। E1 कौन है आपका? मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा। और E2 कौन है? प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स या टेकिंग ड्रग्स या मेडिसिन, वो मेडिसिन यूज़ करता है। और दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, क्या है, सेम है। तब आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ E1, मतलब उसको हार्ट अटैक आ रहा है और तब भी आ रहा है जब वो क्या यूज़ कर रहा है, मेडिटेशन एंड योगा यूज़ कर रहा है, बराबर। तो देखिए, मेडिटेशन या योगा करने से 30% तो हार्ट अटैक रिड्यूस कर रहा है, तो आने के कितने चांसेस हैं? 70%। कितने परसेंट? 70%। और वो 70% कितने आउट ऑफ में से चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग द हार्ट अटैक, कितना? 40% चांसेस हैं उसके आने के, तो इनटू क्या हो जाएगा? 40%। इस बात का क्या मतलब है? 40% लोगों को तो हार्ट अटैक आना ही आना है, या जो भी पेशेंट है हार्ट अटैक वाले, उसमें से 30% उनमें हार्ट अटैक की बीमारी को कम करने के कितने चांसेस हैं? 30%। तो फिर आने के चांसेस कितने रह जाएंगे? 70%। तो 40% का 70% ये हार्ट अटैक आने के चांसेस हो गए आपके। क्लियर? ये बात समझिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। वो सिर्फ क्या लेकर आ जाते हैं कि भाई 70% उसके आने के चांसेस हैं। अरे भाई, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये 30% रिड्यूस कर रहा है ना चांसेस, तो कितने आने के चांसेस हैं हार्ट अटैक? 70% आने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ वो पहले ही बोल रखा है कि एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक ऑफ इज़ 40%, और पहले से ही अटैक आने के कितने चांसेस हैं? 40%। तो अपने को 40% का कितना परसेंट निकालना है? 70% निकालना है। क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 70/100 इंटू 40/100। क्लियर? तो ये 2 0 आप क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, तो कितना हो गया? 28/100। अब इसे सॉल्व मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अटैक आने की, जबकि वो क्या ले रहा है? दवाई ले रहा है। क्या ले रहा है? दवाई। तो कितने चांसेस रिड्यूस कर दे रहा है हार्ट अटैक के? 25%। तो आएंगे कितने? 75%। तो अपने को 40% का कितने परसेंट निकालना है? 75%। तो कितना हो जाएगा? 75/100 इंटू 40/100, बराबर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और नीचे 100 रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसे काटना मत, है ना, ये ऐसे ही रहने दो। ये कितना हो गया? 40, 70, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये कितना हो गया? 40 और 100। क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है कि अगर वो कौन सा कोर्स फॉलोड करें? मेडिटेशन वाला। तो मेडिटेशन पहला वाला है, तब भी उसको क्या आ रहा है? अटैक आ रहा है। तो पहला वाला ऊपर लिखा जाएगा, P ऑफ E1 इंटू अटैक आ रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। तो पहला वाला कोर्स ऐसे लिखा जाएगा, है ना। और टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए अपने को दूसरा वाला भी लिखना पड़ेगा कि वो अगर ड्रग्स ले रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, तब भी उसको क्या आ रहा है? अटैक आ रहा है। क्लियर है ना? चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। ये शायद NCERT का एग्ज़ाम्पल है ना। चलिए अब देखें, P ऑफ E1 अपॉन A, बताइए P ऑफ E1 कितना है? 1/2। P ऑफ E1 कितना है? 1/2। P ऑफ A अपॉन E1 कितना है? 70/100 और 40/100। तो ये तो एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, 70/100 इंटू 40/100 प्लस इसकी भी P ऑफ E2 कितना है? 1/2। और P ऑफ A अपॉन E2 कितना है? 75
अपॉन 100 इंटू 40 अपॉन 100। अगर आप नंबर को पहले डिवाइड कर देंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कैलकुलेशन के अंदर। तो देखिए 2 2 2 कैंसिल, 100 100 100 कैंसिल, 100 100 100 कैंसिल। तो ऊपर कितना बचा 70 इंटू 40 अपॉन नीचे कितना आ गया 70 इंटू 40 प्लस 75 इंटू 40। तो ऊपर हो गया 70 इंटू 40 और 40 एल्स कॉमन ले लो तो 70 प्लस 75, 40 से 40 कैंसिल हो गया तो 70 अपॉन 145 हो गया। 5 से काटेंगे 5 बन जा 5 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, तो आंसर कितना आएगा 14 अपॉन 29। ये उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जिसमें पेशेंट को कैंसर है और वो कोर्स भी कर रहा है साथ में, कौन सा, मेडिटेशन एंड योगा का। अब वो बोला है इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड स्टेट विच ऑफ द अबव स्टेटेड मेथड इज मोर बेनिफिशियल। तो जाहिर सी बात है जब वो ड्रग्स ले रहा है तो केवल 25% ही रिड्यूस कर रहा है ना, 25% ही चांसेस रिड्यूस कर रहा है, और योगा कर रहा है तो 30% चांसेस क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो बेटर कौन है, योगा मेडिटेशन एंड योगा इज़ द बेस्ट मेथड या इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, ये लिख सकते हैं आप इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15 की जो लैंग्वेज है ना वो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है सेपरेट स्टेटमेंट में लिख रखी है जिससे आपको समझ में आए। तो आपको ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल की फॉर्म में मिलेगा, आपको लैंग्वेज समझने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया लैंग्वेज को। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेस थ्योरम के, आप नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे तो भी ज़्यादा इजी पड़ेंगे आपको। कैसे कि हमें दो इवेंट सेलेक्ट करना होते हैं, एक कौन सेलेक्ट करना होता है E1 और एक कौन सेलेक्ट करना होता है E2। तो जहाँ पर वो पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो वो पर्टिकुलर एक इवेंट से पूछेगा, है ना, तो वो अपने को E1 दिया होगा या E2 दिया होगा, और अगर आप उसका उल्टा बोलेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग इवेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV। आ रही बात समझ में, अपने को किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसको एक्चुअल में क्या है, HIV है। तो दूसरा क्या हो सकता है कि एक्चुअल में उसको HIV नहीं है, बराबर। तो उसके लिए अपने को यहाँ से दे रखा है क्या कि फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विच हैज़ ओनली 0.1% हैव HIV। आ रही बात समझ में। तो ये HIV होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, और HIV ना होने की प्रोबेबिलिटी वो E2 हो जाएगी। तो E1 क्या है, एक्चुअली या हैविंग HIV, बराबर, और दूसरा नॉट हैविंग HIV। तो टोटल पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन को HIV है, 0.1% पॉपुलेशन को। तो ये हो गया 0.1 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.01, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना, सही है। अगर नहीं लिखना है तो ऐसे ही रहने दो, है ना, 0.1 अपॉन 100, क्लियर। इसमें से निकाल लो P ऑफ E2, जिसको HIV नहीं है, तो 1 माइनस 0.1 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 100 एलसीएम आएगा। तो 100 माइनस 0.1, तो 100 में से 0.1 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 9 और 9, 99.9, बराबर। तो कितना हो जाएगा 99.9 अपॉन 100। इतने लोगों को HIV नहीं है, क्लियर। अब A क्या है, A क्या बोला है कि यहाँ पर 2 केसेस दिए हैं कि वो लोग जिनको एक्चुअल में HIV है और वो लोग जिनको एक्चुअल में HIV नहीं है, और दोनों केस में 2 केस दिए हैं कि जिनको HIV है उसमें HIV होने का परसेंटेज ज़्यादा होगा लोगों को, तो 90% टेस्ट डिटेक्ट द HIV डिजीज़, और 10% जो है अनडिटेक्टेड, उनको नहीं मिला HIV उनके अंदर नहीं था। तो ज़रा सोचिए आप A क्या लेने वाले हैं, A क्या लेने वाले हैं, HIV पॉजिटिव। क्या लेने वाले हैं कि द पर्सन
हैविंग HIV पॉजिटिव। अब वो HIV पॉजिटिव एक्चुअल में उसको HIV है तब भी आ सकता है, और एक्चुअल में HIV नहीं है तब भी उसको क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कितने % चांसेस हो जाएंगे? 1%। देखो ऐसे लोग जो HIV फ्री हैं, हो सकता है कि उनके अंदर भी HIV हो, तो वो कितने लोग हैं? 1%। और जिनको नहीं है वो कितने % है? 99%। तो ना के बराबर ही है ये, ठीक है। तो ज़रा सोचिए कि अगर किसी बंदे को HIV है और वो उस पॉपुलेशन में से है जिसमें एक्चुअल में लोगों को HIV है, ये है ना, और पीपल हैविंग HIV, तो वो कितने % है? 90%। कितने % हैं? 90%। तो 90% का मतलब कितना हुआ? 90/100। अब आप एक HIV पॉजिटिव बंदे को ले रहे हैं और वो उसमें से ले रहे हैं जिसमें लोगों को HIV नहीं है, मतलब फ्री ऑफ HIV है। आप बोलोगे सर फ्री ऑफ HIV, तो HIV कहाँ से आ गया? चांसेस बहुत कम है उसके HIV होने के। कितने % है? 1%। तो ये कितना हो गया? 1% इज इक्वल टू 1/100। क्लियर। और अपने को बताना है कि जो पर्सन सेलेक्ट किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए? एक्चुअल हैज़ HIV, मतलब उसको HIV पहले से ही क्या होना चाहिए, उन लोगों में से सेलेक्ट करना है जिनको एक्चुअल में क्या है, पहले से HIV है। तो अपने को क्या लेना है? P of E1 अंडर द कंडीशन ऑफ A। तो ये हो जाएगा वो लोग जिनको HIV पहले से ही है, और जिसको HIV है वो उसी पॉपुलेशन में से लिया गया है। ये वाला ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए वो वाली पॉपुलेशन सेलेक्ट करना है जो HIV फ्री है, लेकिन फिर भी उसमें मरीज मिल रहा है जिसको क्या है? HIV है। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है। चलिए देखिए, P of E1 अपने को बताना है P of E1/A। तो देखिए P of E1 कितना है? 0.1/100 इंटू 90/100। तो ये तो यही आएगा 0.1/100 90/100 प्लस P of E2 कितना है? 99.9/100 इंटू ये कितना है? 1/100। 100 100 100 100 100 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर हो गया 0.90। ठेड़े ठेड़े 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.90 और प्लस ये कितना हो गया? 99.9। तो ऊपर हो गया 0.90। इसको ऐड कर दीजिए, 0.90 और 0.999। तो ये कितना हो गया? 0 9 9 18 9 9 18 हो गया। ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो गया? 100.80। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर 9 कितना आ गया? 1008। 1008 3 से काट दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 3 ज़ा 9 एक बचेगा, 3 3 ज़ा 9 एक बचेगा, 3 6 ज़ा 18। टेढ़ा टेढ़ा। एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रहने दिया है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। बेस थ्योरम का शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, वो आप खुद से लगाएंगे। हैप्पी राइटिंग। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लोगों में शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कौन सा चैप्टर? एरिया अंडर दी कर्व्स। हालांकि मैंने उसके वीडियोस पहले डाल रखे हैं। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखें। गुड लक।